हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 27 फरवरी 2024। देखिए, ये क्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल के एग्जाम को जो देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ जो एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, पुलिस लेवल का एग्जाम हो गया, सीडीपीओ का एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम्स के लिए भी ये जो न्यूज़ एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस न्यूज़ एनालिसिस को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, यहाँ पे ये क्लास है डेली बेसिस पे रात में 8 बजे होती है। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। और बाइलिंगुअल्स में कवर कराए जाते हैं यहाँ पे क्लासेस। तो यानी आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो दोनों भाषाओं में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। वहीं पे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप डेट वाइज आप सारे पीडीएफ्स को एक तरह से नोट्स बना सके और अच्छे से कवर कर सके। आइए बिना किसी देरी के आज का पहला न्यूज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा सभी न्यूज़ को। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बेसिकली आईएमईसी से रिलेटेड है, यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड है। अभी आप देख सकते हैं रेड सी में क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा संकट का समय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये वाला जो एरिया है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है। जितने भी भारत का यूरोप के साथ ट्रेड होता है वो बेसिकली इसी रूट के माध्यम से होता था। यहाँ पे रेड सी से, लाल सागर से होते हुए, स्वेज नहर से होकर के, मेडिटेरियन सी से होकर के ये बेसिकली यहाँ पे यूरोप के साथ, यूएस के साथ जितने भी ट्रेड होते थे वो इसी इसी रूट के थ्रू होते थे। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है ये अभी फिलहाल यमन के पास वाला जो एरिया है वो भी डिस्टर्ब चल रहा है। अभी किस लिए डिस्टर्ब चल रहा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 से यमन में जो ईरान के समर्थक हैं, हौदी जो है, उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और वो सीधे यहाँ पे इसराइल के ऊपर वो मिसाइल्स वगैरह जो है और ड्रोन्स वगैरह से हमला कर रहे हैं, जिसके वजह से ये वाला एरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा है, रेड सी। जिसकी वजह से जो सप्लाईज है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है इस रास्ते से, वो पूरी तरह से उसमें रुकावट पैदा हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पे आईएमईसी पिक्चर में आया है। ये एक सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पे जो भी बहुराष्ट्र सहयोग की आवश्यकता यहाँ पे होती है और वित्तीय सहायता यहाँ पे सफल होने को लेकर के यहाँ पे प्रदान करता है आईएमईसी। ये रूट क्या है, यहाँ अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। देखिए, पहले क्या था, जब यहाँ पे स्वेज नहर यहाँ पे जब नहीं था, स्वेज नहर की खोज नहीं हुई थी, तो जितने भी व्यापार होते थे भारत की तरफ से वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते थे। यानी अफ्रीका के दक्षिणी छोर, साउथ अफ्रीका का हिस्सा जो है केप टाउन, वहीं पे केप ऑफ गुड होप है। वहीं से फिर अटलांटिक महासागर से होकर के फिर नॉर्थ सी यहाँ पे आकर के यहाँ पे बेसिकली यूरोप कंटिनेंट के साथ यहाँ पे व्यापार होते थे भारत के और इस तरह के जितने भी साउथ के एशिया के कंट्री है उनके साथ। लेकिन उसमें क्या होता था, उनमें उनको 10 दिन एक्स्ट्रा लगते थे। ठीक है, अभी जो स्वेज नहर से जो व्यापार हो रहा है वो 10 दिन उसमें कम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ को कम करने को लेकर के यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स को लेकर के यहाँ पे आईएमईसी के बारे में यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। और इसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हुई है इस कॉरिडोर की, ये G20 का सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसी का यहाँ पे अल्टरनेटिव ट्रेड रूट के रूप में इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, जब से रेड सी का क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई है, इस चीज़ों की घोषणा की गई है। अब ये कॉरिडोर का लोकेशन क्या है, कॉरिडोर का लोकेशन मेडिटेरियन क्षेत्र से होकर के गुजरता है, एशिया को ये यूरोप से कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये एक तरह से क्या है, टर्की का डार्डेनलाइज एरिया जो है वहां से ये आपका बेसिकली होकर के गुजरता है। एक तरह से एशिया और यूरोप को ये कॉरिडोर क्या करता है, कनेक्ट करता है। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से व्यापार होकर के यहाँ पे ओमन के पास से यहाँ पे दुबई यूएई वाले एरिया में आएंगे। फिर यहाँ से बाई ट्रेन यहाँ पे आपका यहाँ इजराइल तक जाएंगे। फिर इजराइल से फिर बाई शिप यहाँ पे यूरोपियन कंट्री मेडिटेरियन सी होकर के यहाँ पे जाएंगे। तो एक अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला रूट अभी फिलहाल डिस्टर्ब चल रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पे इस रूट के बारे में यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। इसी को हम लोग आईएमईसी कॉरिडोर कहते हैं, जिसका ईस्ट कॉरिडोर जो है वो ईस्ट इंडिया और अरेबियन गल्फ को जोड़ता है, और नॉर्थ कॉरिडोर जो है वो एक तरह से यूरोप को जोड़ रहा है। तो एक तरह से यही इसी कॉरिडोर को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इस कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें
तो ये कॉरिडोर जो है पहले बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा, ये एक तरह से बहुत ही प्राचीन रूट है, ये बहुत ही प्राचीन रूट माना जाता है, व्यापार मार्गों का बहुत ही पता प्राचीन मार्ग ये बेसिकली है, जहां पे सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट द्वारा इस रूट पर यात्रा किया गया था। ठीक है, जो एक ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व पे भी जोड़ देता है। तो समझ सकते हैं, तो इस रूट को, ये ऐसा नहीं है कि इस रूट को आज के डेट में यहाँ पे इस रूट के बारे में जाना गया, ये रूट के बारे में पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट इस रूट के माध्यम से ट्रेवल किया करते थे। तो एक तरह से ऐतिहासिक महत्व आपको इस रूट के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब अगर हम IMEC के बारे में जाने तो IMEC समझिएगा, IMEC क्या कहता है, एक स्ट्रॉन्ग आर्थिक कनेक्टिविटी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लक्ष्य यहाँ पे इसको यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। कौन कौन से देश इस रूट के तहत भाग लेंगे, तो इस गलियारे में यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ 7 अन्य देश आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉरिडोर में कनेक्ट होंगे, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरत हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस देश के साथ भाग लेते हैं। अमेरिका की भी भागीदारी, आप सोचेंगे अमेरिका यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो अमेरिका यहाँ पे इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि यहाँ पे इजराइल और सऊदी अरब के साथ वो अपना रिलेशन को क्या करना चाहता है, सामान्य बनाने के रूप में यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, और एक तरह से अपना भी वहाँ पे एक तरह से रिलेशंस इन सभी देशों के साथ अपना रिलेशंस बनाने के लिए यहाँ पे इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो ये अमेरिका भी इसमें क्या है, शामिल है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब रेड सी संकट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है बेसिकली, इस एरिया को कहते हैं बब इल मंडाप, ये वाला एरिया जो गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी को कनेक्ट करता है, यहीं पे यमन कंट्री आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे मेन डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो जहाज वगैरह जाते हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उसमें रुकावट पैदा हो रही है, जहाज में देरी हो रही है, उत्पाद में भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है। तो बाब अल मंदब जल जल डमरू मध्य वैश्विक व्यापार का 12% योगदान देता है। आप देख सकते हैं विश्व भर में जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें 12% का योगदान यहाँ पे बब अल मंडप के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यही एक रूट माध्यम आप देख सकते हैं जो साउथ एशिया को आपका यूरोप के थ्रू कनेक्ट करता है, और यही पूरा यहाँ पे आपको रेड सी में संकट देखने की वजह से यमन के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं उसके थ्रू यहाँ पे ये डिस्टर्ब आपको देखने को मिलेगा एरिया, और इसीलिए री रूट यहाँ पे देखा गया है। बेसिकली पहले ये रूट नहीं हुआ करता था, पहले जो व्यापार हुआ करते थे वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते थे, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाता था और ऊंची लागत, लंबी यात्राएं और शिपमेंट में देरी होती थी। इसी को लेकर के यहाँ पे स्वेज नहर के माध्यम से, जो कि रेड सी से होकर के गुजरता है, रेड सी और भूमध्य मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, वहाँ से फिर अल्टरनेट रूट यहाँ पे देखा गया, और ये जो लागत को कम करने के लिए यात्राएं फिर 10 दिन की लगभग कम हो गई। 10 दिन की यात्राएं कम हुई, इसका मतलब फ्यूल वगैरह, ईंधन वगैरह भी आपको कम देखने को मिलेगा, और शिपमेंट भी जल्दी पहुँचता था यूरोप। तो अब उस एरिया पे भी इफेक्ट हो गया, तो अब IMEC को लेकर के यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कि G20 सम्मेलन 2023 में इसको लेकर के घोषणा की गई है। भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो भारत पे आप देख सकते हैं 24% निर्यात आप देख सकते हैं, और 14% आयात, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो लाल सागर मार्ग से होता है उसमें यहाँ पे रुकावट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के व्यापार में भी जो है वो रुकावट देखने को मिल रहा है। शिपमेंट भी आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि खतरों के कारण जो जितने भी निर्यातक है, जितने भी एक्सपोर्टर है, उसमें 25% मालवाहक जहाज को रोक रखे। आप देख सकते हैं भारत के तरफ से जितने भी एक्सपोर्ट शिपमेंट यहाँ से निकले, कार्गो शिप निकले हैं यूरोप के लिए, उसमें यहाँ पे 25% कार्गो शिप आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी होल्ड में है, होल्ड बैक में है, क्योंकि आगे बढ़ने को लेकर के उनको खतरा है, कहीं ना कहीं उस शिप को सीज कर लिया जाएगा या फिर कैप्चर कर लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी जिसके वजह से ये अभी 25% शिप आप देख सकते हैं जो कि अभी यहाँ पे होल्ड पे है। ठीक है, तो ये सारे शिपमेंट में भी कमी आप देख सकते हैं। तो ये सभी एक महत्वपूर्ण कंसर्न है, चिंता का विषय, जिसको लेकर के IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उसी को लेकर के एक और अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे सोचा जा रहा है यूरोप के साथ ट्रेड करने को लेकर के। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे फिलहाल ये न्यूज़ था। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। बहुत सारे न्यूज़ हम लोग आज के डेट में कवर करेंगे, तो थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे और उसी को लेकर के आप सीख पाएंगे, और आंसर राइटिंग में भी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है,
फिर बादामी चालुक्य ईरा टेम्पल की यहाँ पे खोज की गई है। कहाँ पे ये टेम्पल की खोज की गई है? तो तेलंगाना के मुदीमणिक्यम जो जगह है, एक गांव है, वहीं पे इसकी खोज की गई है। और ये जो टेम्पल है ये आज के ज़माने का नहीं है, ये चालुक्य किंगडम, बादामी चालुक्य के साम्राज्य के टाइम पे ये टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उस टाइम के यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उस टाइम की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 543 से 750 ईस्वी के मंदिर और शिलालेख प्राचीन समुदाय की धार्मिक प्रथाओं को उजागर करता है। ऐतिहासिक ज्ञान का विस्तार भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पता चलता है। तो बादामी चालुक्य काल के मंदिरों की खोज यहाँ पे हुई है। कहाँ पे? मुदीमानिक्यम तेलंगाना में है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसकी यहाँ पे खोज की गई है। इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है, बसा हुआ है। गांव का क्या नाम है? मुदीमणिक्यम गांव है, ध्यान रख सकते हैं। 2 टेम्पल जो है बेसिकली इस नदी के किनारे बसा हुआ है और 5 गांव के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो टेम्पल जो है वो नदी के किनारे है और 5 जो है वो गांव के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे पता चला है, उसकी खोज हुई है। ठीक है, ऐतिहासिक क्या समझ में आया है कि ये जो मंदिरों की जो खोज की गई है वो खोज कब की है, कब की ये मंदिर बनी हुई है? तो ये मंदिर जो है वो बादामी चालुक्य युग के टाइम की है, जो कि 543 से 750 ईस्वी के युग के हैं। उनके क्षेत्र के ऐतिहासिक सीमा को ये क्या करता है? विस्तृत करता है, विस्तारित करता है, उनके बारे में बताता है। इन मंदिरों में बेसिकली जो पूजा हुआ करता था वो भगवान शिव और विष्णु की पूजा यहाँ पे हुआ करती थी। उनके अस्तित्व के बारे में यहाँ पे पूरी तरह से प्रकाश भी डाला जाता है। ये डेक्कन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन काल के दौरान कई धर्मों से अस्तित्व को दर्शाता है। देख सकते हैं बहुत सारे धर्मों को लेकर के यहाँ पे प्राचीन काल के चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। इन मंदिरों के दीवालों में, अवशेषों में जो भी इस मंदिर से चित्रित किया गया है उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग आते थे पूजा करने के लिए और भगवान शिव और भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा हुआ करती थी, हिंदू देवी देवताओं की। जो यहाँ पे इन मंदिरों जो कि यहाँ पे खोज की गई है उन मंदिरों के कलाकृतियों से ये सारी चीज़ें निखर करके आ रही है, ये सारी चीज़ें पता चल रही है। याद रखिएगा, मुदीमा निक्यम गांव की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो नदी कृष्णा नदी के तट पे स्थित है, वहीं पे ये सारे मंदिरों की खोज की गई है। और ये मंदिरों की खोज में जो पता चला है ये मंदिर जो है 543 से 750 ईस्वी के मध्य की है, उसी टाइम की जब बादामी चालुक्य लोगों का शासन हुआ करता था, उस टाइम की ये मंदिरों को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। दक्कन सर्वदेशीयवाद का प्रतीक यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित बहुत सारे धर्मों को यहाँ पे उस टाइम पे पता चलता है कि इस समय जैन धर्म हुआ करते थे, बौद्ध धर्म हुआ करते थे, उनकी मान्यताओं को यहाँ पे पूजा जाता था। उन सभी धर्मों के बारे में यहाँ पे इन मंदिरों से पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में धार्मिक बहुलवाद और सह अस्तित्व की कथा को भी ये क्या करता है? जोड़ता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, समझ में आया? तो कहाँ पे? ये तेलंगाना राज्य का न्यूज़ है। कृष्णा नदी के तट पर ये मंदिरों की खोज की गई है, ये ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था एनएसओ के द्वारा। ठीक है, एनएसओ के द्वारा। क्या है ये एनएसओ? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, एनएसओ के बारे में मुझे बताइए, एनएसओ क्या है? ये गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते कितने लोग बता पाते हैं, बताइएगा जरूर ये एनएसओ क्या है। ठीक है, तो इसी के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया और यहाँ पे ये पाया गया कि बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिसिस को लेकर के यहाँ पे सर्वे किया गया, जहाँ पे कंजप्शन सर्वे डेटा को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, यानी ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों के डेटा को यहाँ पे सर्वे किया गया और कितने खर्चे हुए हैं हाउस होल्ड में उसके बारे में, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे इस सर्वे के तहत यहाँ पे बातें की गई, बताई गई। यहाँ पे ये कहा गया कि कितना हमारा जीडीपी है, गरीबी स्तर क्या है और सीपीओ के बारे में यहाँ पे बात, सीपीआई के बारे में बात कही गई। कोविड-19 महामारी के कारण, देरी के कारण अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में ये सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में 2,61,000 से अधिक घरों में ये सर्वेक्षण से डेटा कलेक्ट किया गया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया है सामने, उस रिपोर्ट में ये पता चला है कि जो
एक्सपेंडिचर हुआ करते थे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन क्षेत्रों में, वो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ घरों की, मैं बात करूँ अगर 2011-12 की बात करूँ तो उस टाइम पे जो शहर में जो खर्चे हुआ करते थे वो 3,773 हुआ करते थे, और सॉरी ग्रामीण में ये 3,773 हुआ करते थे और शहर में जो है 6,459 हुआ करते थे। लेकिन ये जो असमानताएं आप देख सकते हैं, ये समानताएं आज के डेट में कम हुई है। ये पहले 71% हुआ करती थी, अब जो है 71% आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा, और पहले जो हुआ करते थे वो 83% हुआ करती थी। तो ये जो असमानताएं आप देख सकते हैं, इसके बीच में गैप आया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो और अर्बन क्षेत्रों के बीच में। और इसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि जितने भी फूड और नॉन फूड आइटम हैं उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, या जितने भी उनके द्वारा सर्विसेज वगैरह में खर्चे हो रहे हैं, उसके खर्चे को यहाँ पे रिपोर्ट के तहत ये डेटा कलेक्ट किया गया है 2,61,000 फैमिली में, और उसी के तहत यहाँ पे ये आंकड़ा निकाला गया है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम यहाँ पे निकाले गए हैं, जहाँ पे खास तौर पर यहाँ पे देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें और शहरी आबादी की बात करें, तो उसमें निचले जो 5% के बीच के जो परिवार हैं उसमें असमानता पर बस ये प्रकाश डालता है। बाकी जो ऊपरी स्तर के जो भी परिवार हैं उसमें बेसिकली जो असमानता है उसमें कम ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में भारतीय राज्यों में उच्चतम MPCI दर्ज यहाँ पे किया गया है। मतलब आज के डेट में वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, वहाँ की फैमिलीज जो है वो अच्छे खासे लेवल पे उनके स्टैंडर्ड है वो देखने को मिल रहा है। और जबकि बाकी राज्यों की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, साउथ इंडिया की बात करूं, तो वहाँ पे ये जो एवरेज लेवल की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे जो खर्चे हैं वो अभी भी उस लेवल पे राइज नहीं हुए हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में अभी उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है, जैसा कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से डेवलपमेंट की बात करें तो सिक्किम में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सरकार द्वारा भी मुफ्त वस्तुओं को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनके खर्चे में कमी आ सके। जैसे रिसेंट में अभी देख सकते हैं बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जहाँ पे खर्चे जो हैं वो एक तरह से कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे अभी दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात करें तो NCCF के द्वारा भारत प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है 50 वैनों के माध्यम से, जिसको आने वाले दिनों में इसको बढ़ा करके 100 करने की बात कही जा रही है। अभी फिलहाल दाल वितरित किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा है मुख्य निष्कर्ष आप देख सकते हैं सर्वेक्षण का। ग्रामीण और शहरी के बीच में जो डेटा है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, खर्चे को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये NSO के द्वारा किया गया है। इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये है क्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली राज्यसभा से रिलेटेड है। तो राज्यसभा में साफ यहाँ पे देखा गया है ADR के तरफ से। ADR क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि राज्यसभा में जितने भी, राज्यसभा क्या हो गया, हमारी संसद की अपर हाउस हुई। ठीक है, अपर हाउस, जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। चलिए मुझे बताइएगा राज्यसभा में कुल टोटल सीटें कितनी हैं, और वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा से। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि राज्यसभा में कुल कितने सीटों में जो है वो सीधे नॉमिनेशन के थ्रू उम्मीदवार जो होते हैं सदस्य बनते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कितने लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा उनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो यहाँ पे इस महीने के अंत में यहाँ पे साफ साफ ADR की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है, उसमें बताया गया कि 36% जो आज के डेट में राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर बेसिकली आपराधिक मामले पहले चल चुके हैं और वो आज के डेट में राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं। देख सकते हैं 36% उम्मीदवार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आज के डेट में राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो एक तरह से उनके ऊपर आपराधिक मामले ऑलरेडी चल चुके हैं पास्ट में। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और ये हाईलाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से, COP जिसको कहते हैं। इसमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट एंट्री क्रिमिनल का आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ है, लेजिस्लेचर्स में हुआ है, लोकसभा में हुआ है, और वहां से ये सीधे राज्यसभा में इलेक्शन के थ्रू ये आपके
एंट्री लिए हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं ये जो है एक तरह से गलत है। जो करंट स्टेटस आप देख सकते हैं सीओपी का भारत में सितंबर 2023 के तहत एडीआर रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 40% जो एमपीज हैं उनको उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल चुके हैं, और इन 40% में से 25% जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस चल चुका है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का आप देख सकते हैं। ये सारे सीरियस केसेस जो हैं, सीरियस मामले केसेस जो हैं वो चल चुके हैं, और आज के डेट में वो एमपी के सीट पे बैठे हुए हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में बने हुए हैं। तो उसी को लेकर के काफ़ी सीरियस कंसर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी कानून का उल्लंघन कर रहा है वो आज के डेट में कानून बनाने को लेकर के वो उसका हिस्सा बना हुआ है। तो उसी को लेकर के एडीआर रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला है कि 40% लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं मौजूदा जो सांसद के रूप में है राज्यसभा में, वो उनके ऊपर ऑलरेडी आपराधिक मामले घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें 25% जो मौजूदा सांसद हैं उनके ऊपर सीरियस केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे हत्या हो गया, महिलाएं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी घोषित हो चुके हैं, और वो आज के डेट में सांसद के रूप में राज्यसभा के एमपीज के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं इनर पार्टी की लोकतंत्र में कहीं कमी आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके बीच में एक कमी आप देख सकते हैं। एक क्रिमिनल्स का नेक्सस आपको देखने को मिलेगा। क्रिमिनल्स के बीच जो साठगांठ, राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ आपको देखने को मिलेगा। क्रिमिनलों का जाति, धर्म आदि वगैरह से आप देख सकते हैं, या पहचान के आधार पर लोगों को यहाँ पे क्या किया गया है, करवाया गया है, जो कि एक तरह से लोकतंत्र का अभाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीओपी का क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि वो उन लोगों को आप यहाँ पे बेसिकली वो लोग यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में बने हुए हैं जो ऑलरेडी पहले कानून को तोड़ चुके हैं, है ना, जो वो आज के डेट में कानून निर्माता बन करके शासन कर रहे हैं यहाँ पे भारत में। तो कानून के शासन को एक तरह से वो कमजोर कर रहे हैं, और एक तरह से युवाओं के लिए एक नकारात्मक रोल मॉडल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, सीओपी के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। विधायी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए उनके अगेंस्ट में क्या क्या कदम हो सकते हैं। तो 1951 की धारा 8(3) दोषी विधायकों को रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि के लिए कम से कम 2 साल की सजा के लिए घोषित किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर न्यायिक घोषणाएं की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है। देख सकते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 के केस का हियरिंग है, उसी का यहाँ पे न्यायिक घोषणा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, तो एक तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैंडिडेट का पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मैंडेटरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि जो भी पार्टीज, जो भी उम्मीदवार बेसिकली उम्मीदवार बन करके आ रहे हैं, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हर एक रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए, ताकि लोगों के नज़र में उनके पास से लेकर के हर एक चीज़ें लोगों को क्लियर हो सके और उसके अकॉर्डिंग फिर लोग उनको वोट दे सके। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे निकल करके आ रही है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है सीओपी को लेकर के, यहाँ पे खास करके बोला गया है कि अगर कोई भी दोषी साबित होता है, यानी कोई भी किसी के ऊपर भी जो यहाँ पे बात कही जा रही है केसेस को लेकर के, अगर वो कंफर्म किया जाता है तो उसको यहाँ पे साफ यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करने की बात यहाँ पे कही जा रही है उस अपराध को लेकर के। और यहाँ पे स्टेट फंड ऑफ इलेक्शन के द्वारा जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने की बात कही जा रही है, और जो भी ब्लैक मनी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं उसके एंट्री पर भी पाबंदी करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये किसके तहत बात कही गई है? ये आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में आया था उसके तहत ये घोषणा की गई है, और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 है उसके तहत ये बात कही गई है कि राज्य के द्वारा चुनाव की लागत और राजनीतिक में काले धन के प्रवेश को कम करने के लिए चुनावों का राज्य वित्त पोषण करना जरूरी है। ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है, जो एक महत्वपूर्ण सिफारिश है सीओपी के संबंध में। आंतरिक पार्टी लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए संस्थागतकरण और कानून, ये आपका 2002 में जो बेसिकली NCRWC रिपोर्ट आया था उसके तहत ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। देख सकते हैं, तो सीओपी के संबंध में ये सारी सिफारिशें हैं जो यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये एडीआर के रिपोर्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ था, याद रखिएगा। आंकड़ा 36% आप देख सकते हैं
जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए इस एडीआर के रिपोर्ट के। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली G33 से रिलेटेड है। ये एक आप देख सकते हैं 13 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है जो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर व्यापार से रिलेटेड। बेसिकली यहाँ पे G33 जो है जितने भी कृषि व्यापार हैं उनको यहाँ पे इस सम्मेलन में इनवाइट किया गया। G33 जो है वो किससे रिलेटेड है? इसमें 47 देश शामिल है। पहले मैं आपको बता दूं इसमें कृषि में किस तरह से स्पेशल प्रोडक्ट्स को फ्रेंड्स के रूप में, विशेष उत्पादों का मित्र भी कहा जाता है। कृषि में विशेष उत्पादों का मित्र, ये जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं G33 जो है वो एक तरह से कृषि क्षेत्र में इसको विशेष उत्पादों का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस सम्मेलन में टोटल 47 देश शामिल है। यहाँ पे विकासशील देश का गठबंधन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में सीमित बाजार खोलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया वगैरह देश भी इस सम्मेलन में शामिल हैं। प्रमुख मांगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तरह से G33 में जो प्रमुख मांग यहाँ पे रखी गई है उसमें सुरक्षा तंत्र को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है, मान्यता देने की बात कही गई है, और जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं खाद्य प्रोडक्ट उसको प्रोटेक्शन देने को लेकर के यहाँ पे उससे रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिमांड्स के थ्रू रखी गई है ताकि एक तरह से SSM मैकेनिज्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सके और एक तरह से जो फूड सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के उसकी महत्व को भी यहाँ पे डिमांड में रखा गया है कि अगर इन केस कोई भी फूड का प्रोडक्शन हुआ और कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो वो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला, चाहे किसी भी फैक्टर से क्यों ना हो, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जा सके। तो एक तरह से फ्रेंड्स के रूप में, स्पेशल प्रोडक्ट्स को फ्रेंड्स के रूप में यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए G33 का सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, जिसको 13th WTO मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको MC13 भी कहते हैं। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को MC13 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो बेसिकली यूक्रेन से रिलेटेड है। यूक्रेन जिसकी राजधानी क्या है, कीव। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे रसिया जो है वो प्लान कर रहा है अवदीविका शहर को कैप्चर करने का, कब्जा करने का, जैसे ही यूक्रेन वहां से हटता है तो। ठीक है, ये प्लानिंग वहां पे की जा रही है कि जैसे ही यूक्रेन के प्रमुख शहर से हटने के बाद रूस ने अवदीविका शहर पर कब्जा करने का यहाँ पे दावा किया है। जहाँ पे क्या क्या सीमाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में पूर्वी भाग में ये आपका स्थित है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो अवदीविका जो है ये यूरोपीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये आपका स्थित है और इसकी सीमा बेलारूस हो गई, रूस हो गई, मालदीवों हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड से ये इसकी सीमा जो है वो लगती है। जल निकाय की बात करें, आजोव सागर आप देख सकते हैं, काला सागर देख सकते हैं जो कि इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, टच करता है इसकी तट से। और दक्षिण पूर्व में यूक्रेन रूस से केल्च जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। अगर हम लोग बात करें यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रसिया से जो अलग होता है वो कर्च स्ट्रेट से अलग होता है जो कि सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है, फिर उसके थ्रू ब्लैक सी को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहीं पे यही पॉलिटिकल बाउंड्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में। और जो अवदीविका शहर है उसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया की बात की जा रही है, ब्लैक सी, यहाँ पे सी ऑफ अजोव यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रीमिया शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूक्रेन का हिस्सा यहाँ देख सकते हैं, कीव देख सकते हैं और रसिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी शहर की बात यहाँ पे कही जा रही है। जहाँ पे मुख्य रिवर की बात करें तो नाइपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, डनाइस्टर डनूबे देख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट हवल्ला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊंची बिंदु की बात करें। जलवायु प्रकार की बात करें तो अधिकतर शीतोष्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोस्टली टेम्परेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये बात कहा गया है, सी ऑफ अजोव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, आर्मेनिया यहाँ पे रसिया से जो विड्रॉ कर रहा है CH2O से। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH2O का हेडक्वार्टर क्या है, मॉस्को में है।
ये बेसिकली ये साइन हुआ है 1992 में, ये ओरिजिनेट्स हुआ है ताशकेंट उज्बेकिस्तान में। अजरबैजान, जॉर्जिया, बेलारस बाद में इसमें ज्वाइन हुआ है, और ये सम्मेलन जो है 1994 में फोर्स में आया था, लागू हुआ था। 6 वर्तमान सदस्य आप देख सकते हैं, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, बेलारूस। 2023 में बेलारूस ने CSTO की अध्यक्षता की है, देख सकते हैं। और यह रूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच एक अंतरस्कारी सैन्य गठबंधन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो CSTO के उद्देश्य में राष्ट्रीय और सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया। राजनीतिक सैन्य सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विदेश नीति समन्वय देख सकते हैं। बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की स्थापना आदि इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला न्यूज जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई थी, उसी से रिलेटेड न्यूज है, जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ प्रोजेक्ट यहाँ पे 177 करोड़ का हेल्थ प्रोजेक्ट यहाँ पे इसकी नींव रखी गई है यहाँ पे मोदी जी के द्वारा। उसी से रिलेटेड मुख्य बिंदु आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत यहाँ पे 2 नर्सिंग कॉलेज, 4 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट यहाँ पे शामिल है। नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो छानो मेडिकल कॉलेज दुमका में किया जाएगा। 4 CCB 4 अलग अलग जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एक राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं, रांची में शामिल है। देवघर जिले में 3 BPHU की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में बताया गया है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना सुनिश्चित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर बीमारी का प्रयोग देने में सक्षम है। ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली स्थापित करना है। तो ये सारे आप देख सकते हैं स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं वर्चुअली झारखंड में स्वास्थ्य परियोजनाओं को नींव रखने को लेकर के। अभी राष्ट्र करंट में यहाँ पे चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको ये सारे न्यूज़ कवर हुए होंगे। इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी बताएं डेली बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस होता है, इसको अच्छे से कवर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।